नमस्ते। आज एक नए विषय के साथ आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। आज का एक विषय है शाकुंतलिका। शाकुंतलिका एक उपन्यास है जिसके उपन्यासकार है भगवान दास मोरवाला जी। तो उनके उपन्यास में वो क्या कहना चाहते हैं और क्या संदेश देना चाहते हैं और थोड़ा बहुत समरी के साथ यानी सारांश के साथ यहाँ पर आपके सामने मैं प्रस्तुत करूँगी। उपन्यास के बारे में बताने से पहले उपन्यासकार के बारे में कुछ जानकारी हासिल करते हैं। उनका जन्म 23 जनवरी 1960 में नगीना जिला नूंह हरियाणा में हुआ था। हिंदी में स्नातकोत्तर किया है, साथ में ही पत्रकारिता में डिप्लोमा भी उन्होंने किया है। उनकी कृतियाँ काला पहाड़, बाबल तेरे देश में, इस तरीके के बहुत सारे कृतियाँ उन्होंने लिखा है और साहित्य के अलग अलग विधाओं में इन्होंने अपना कलम चलाया, यानी कि उपन्यास, कहानी, कविता, इन सभी में इन्होंने अपना कलम चलाया है। सम्मान और पुरस्कारों से भी इन्हें सम्मानित किया गया है। मुंशी प्रेमचंद स्मारक सरस्वत सम्मान, स्पंदन कृति सम्मान और बनमाली कथा सम्मान, ऐसे बहुत सारे सम्मान से भी इन्हें सम्मानित किया गया है। उपन्यास के बारे में आगे बात करते हैं तो इस उपन्यास जो है भगवान दास मोरवाला जी का 2020 में प्रकाशित एक प्रसिद्ध उपन्यास है जो भारतीय समाज में बेटी के महत्व, पितृसत्तात्मक सोच, कन्या भ्रूण हत्या जैसे मुद्दों और नारी पुरुष समानता के सवाल पर केंद्रित है, जिसमें शकुंतलिका नाम से इन्होंने बेटियों को चिड़ियों के रूप में इन्होंने बताया है। यहाँ पर ये बताने की कोशिश किया है कि बच्चों में, उसमें भी स्पेशली बेटियों का जीवन कैसा होता है और बेटा बेटी में किस तरीके का भेदभाव करते हैं और बेटी क्यों ज़रूरी है, इन सभी बातों को यहाँ पर उन्होंने बताया है। सबसे पहले हम यहाँ पर कैरेक्टर के बारे में देखते हैं। मुख्य पात्र में देखेंगे तो यहाँ पर दो परिवार आता है। एक परिवार भगवती और दशरथ का और दूसरा परिवार दुर्गा और उग्रसेन का। भगवती और दशरथ के परिवार में उनके दो बेटे बलवंत और रूपेश, बलवंत की पत्नी रेवती और रूपेश की पत्नी जयंती, और बलवंत और रेवती के बच्चे बेटियाँ सिया, गर्गी और बुलबुल। और दूसरी तरफ दुर्गा और उग्रसेन के बेटे नागदत्त और अभय, नागदत्त, अभय और उनकी पत्नियां और उनके नागदत्त के दो बेटे और अभय के दो बेटे। यहाँ पर रूपेश और जयंती की एक बेटी पीहू। सिया, गर्गी और बुलबुल की शादी हो जाती है। सिया की शादी जो है तपन से हो जाती है, गार्गी का भी शादी एक पंजाबी लड़के से होती है और बुलबुल की शादी नरेंद्र से हो जाता है। उपन्यास में हम देख सकते हैं कि भगवती और दशरथ का परिवार बहुत ही खुशहाल परिवार है, लेकिन भगवती को हमेशा यही चिंता है कि उसे पोता नहीं हुआ है। उनके घर में एक के बाद एक लड़कियों का ही जन्म होता है। वहीं दूसरी तरफ दुर्गा और उग्रसेन के घर में एक के बाद एक लड़कों का जन्म होता है और वहाँ पर जश्न का माहौल बना रहता है। दुर्गा एक दो बार भगवती को समझाने की कोशिश करती है क्योंकि वो बहुत खुश है कि उसके घर में लड़के पैदा हुए हैं और लड़के जो पैदा होते हैं बहुत ही पुण्य वालों के घर में, बहुत ही पुण्य का काम जो पिछले जन्म में किया है उनके घर में ही लड़के पैदा होता है। इसीलिए वो बार बार जश्न मनाते हैं, हर एक बच्चे का जन्मदिन साल मनाते, साल में एक दो तो वहाँ पर फंक्शन होता ही रहता है। और जब लड़के का जन्म होता है तो कुआं पूजन भी वहाँ पर किया जाता है, यानी कि मान्यता है कि जिस घर में लड़के का जन्म होता है वहीं पर कुआं पूजन किया जाता है। ये सब देखकर भगवती तो बहुत उदास होती है क्योंकि उसके घर में सिया, गर्गी, बुलबुल कहकर एक के बाद एक बेटियों का जन्म ही होता है। लेकिन दिन बीतते जो है दुर्गा और उग्रसेन बहुत दुखी होते हैं उनके पोतों के बिहेवियर की वजह से, और नागदत्त और अभय का भी बिहेवियर थोड़ा बहुत बदल जाता है। इसी से वो बहुत ही दुखी हो जाते हैं। पहले तो उग्रसेन गरीब था, पहले वो इतना अमीर नहीं था, इस तरह से जश्न मनाने वाला व्यक्ति नहीं था, लेकिन उसका जो बिज़नेस जो है दूध का बिज़नेस आगे बढ़ते वो यहाँ तक पहुँच गया और अब
अभी जो है उनके बच्चे जो है रियल एस्टेट का बिज़नेस भी करते हैं, और उन बच्चों के साथ जब उनके बच्चे बड़े होते हैं तो वो भी वही काम करते हैं। वही दूसरी तरफ भगवती और दशरथ का परिवार, यहाँ पर बलवंत और रेवती के 3 बच्चे बेटियाँ होती है, सिया, गर्गी और बुलबुल। यहाँ पर दिन ब दिन जो है बहुत ही अच्छा माहौल होता है। ये बच्चे जो है अपने दादा दादी से बहुत प्यार करते हैं, हमेशा जो है दादा दादी के पीछे भागते रहते हैं। इसे देखकर दुर्गा और उग्रसेन को भी बहुत खुशी होती है, और दुर्गा और उग्रसेन हमेशा मन में ये सोचते हैं कि हमें भी काश एक बेटी होती, हमारे घर में भी एक बेटी पैदा होती। पहले तो बेटा बेटा करने वाले व्यक्ति का फैमिली का, एक दंपतियों का मन जो है यहाँ पर बदल जाता है, और बार बार वो अपने पड़ोसी से कहते हैं कि तुम नहीं समझोगी, जिसके घर में बेटी नहीं होती है वही बेटी के प्यार को समझेगी, बेटी क्या होती है, बेटी के महत्व को वही लोग समझेंगे। इस तरह से बार बार वहाँ पर कहती रहती है, क्योंकि दुर्गा और उग्रसेन यहाँ पर अपने बेटों के वजह से, अपने पोतों के वजह से बहुत ही परेशान हो गए होते हैं। सिर्फ दुर्गा और उग्रसेन ही नहीं, वहाँ पर रहने वाले कॉलोनी के सभी घर वाले भी इन बच्चों से परेशान हैं। बहुत ही ज़ोर ज़ोर से बाइक चलाना, लड़कियों को छेड़ना, नेबर में यानी आस पड़ोस में रहने वाले लड़कियों को भी ये छेड़ा करते थे। कभी कभी कुछ लड़कियां जो है बाहर, ये जब रहते हैं तब बाहर निकलने से भी डर जाती थी। ये महसूस जो है सिया और गर्गी को भी हुआ था। ये जो है भगवती को भी 1-2 बार बताते हैं। ये भगवती जो है दशरथ से भी इस बात का जिक्र करती है। ऐसे ही दिन बीतता जाता है। सिया जो है बहुत ही अच्छे नंबर्स में पास हो जाती है, और उसके बाद वो LLB की पढ़ाई करने जाती है। वहीं दूसरी तरफ नागदत्त का जो बेटा और बेटे और अभय का जो बेटा होता है वो अच्छे मार्क्स लेकर नहीं आते हैं, जस्ट पासिंग मार्क्स आता है। इस बात का दुख उसे होता है, लेकिन यहाँ पर सिया की खुशियों में दुर्गा भी शामिल हो जाती है। थोड़े ही समय में जो है, पहले तो वो थोड़ा सिया जब लॉयर बनना चाहती है, जज बनना चाहती है, ऐसा कहने पर मजाक की तरह, एक तरह से व्यंग्य तरीके से बात करती है, लेकिन बाद में वो ठीक हो जाती है। दूसरी तरफ गर्गी, थोड़े दिनों के बाद गर्गी का भी एक खुशखबरी वहाँ पर आती है। गर्गी भी सिया से भी ज़्यादा मार्क्स वहाँ पर लेकर आती है, और नीट एग्ज़ाम में भी अच्छे नंबर्स में पास होती है। लेकिन ये बात की दुख होता है उसे कि उसे घर से बहुत दूर उसका एडमिशन हो जाता है। पिता और चाचा उसे हॉस्टल छोड़कर आते हैं। हॉस्टल जाते वक्त तो उसका मन ही नहीं लगता है, और इस घर में भी सन्नाटा छा जाता है गर्गी के बिना। लेकिन बुलबुल जो है छोटी बच्ची थी, उसके साथ थोड़ा बहुत, वो जब स्कूल से वापस आती है तब यहाँ पर थोड़ा बहुत खुशी का माहौल छाता है। दादा दादी उसके साथ खुशियाँ मनाते हैं, और गर्गी का थोड़ा याद थोड़ा थोड़ा वहाँ पर दूर हो जाता है। ऐसे ही दिन बीतते बीतते रूपेश और जयंती, इनको एक दुख वहाँ पर सताता है कि बच्चे नहीं हैं। बहुत सारे डॉक्टरों से इलाज करवाने के बाद भी यहाँ पर बच्चे पैदा नहीं होते हैं। तब वहाँ पर दुर्गा एक सुझाव देती है कि एडॉप्ट करना, बच्चे का एडॉप्शन एक अच्छा सुझाव है। उसमें भी स्पेशली लड़की को ही एडॉप्ट करो, लड़के को एडॉप्ट मत करो। इस तरह से बताती है। एक अच्छे नेबर होने के नाते, एक अच्छी पड़ोसन होने के नाते वो भगवती को अच्छे से समझाती है कि तुम्हारे 3 लड़कियों को, अगर तुम लड़के के चक्कर में पड़े तो वो लड़का क्या करेगा जब बड़ा होगा, तो जब उसे पता चलेगा कि ये जो दीदी जो भी है वो मेरे नहीं है, मेरे सगे नहीं है, ये बात पता चलते ही वो तीनों लड़कियों को घर से आने से, घर में लेगा नहीं, घर में आने के लिए भी परमिशन नहीं मिलेगी उन्हें। तो ये बात ध्यान में रखो। ये बताते हुए भगवती भी इस बात पर गौर करती है, ये सही है, ऐसा सोचती है, और अपने बच्चों से बात करती है, और लड़की को वहाँ पर एडॉप्ट किया जाता है। लड़की को जब एडॉप्ट किया जाता है, बहुत ही धूमधाम से उसे घर बुलाया जाता है, और बुलबुल का और उसे सिया
उसे एक नाम देती है पीहू। बहुत ही खुशी से बच्चे का वेलकम होता है। बच्चे के आने के थोड़े ही दिन में जो है यहाँ पर कुआं पूजन भी किया जाता है और पूरे शहर में इतनी धूमधाम से ये खबर फैल जाती है कि सभी लोग वहाँ पर कुआं पूजन के लिए आते हैं और सभी बच्चों को आशीर्वाद देते हैं। आशीर्वाद देकर पूरे माहौल यहाँ पर बदल जाता है। इसके बाद क्या होता है कि पीहू की ये जो खबर होती है अखबार में भी छप जाता है। अखबार में छपकर जो है पूरी दुनिया को ये पता चल जाता है कि भगवती और दशरथ कितने महान दादा दादी हैं, जो एक लड़की होने के बावजूद भी वहाँ पर लड़के की तरह उसे पाल रहे हैं। ये बात खबर सभी को चला जाता है। सभी दशरथ और भगवती को बधाइयाँ देते हैं, बहुत खुश होते हैं। एक ना एक चीज़ में यहाँ पर बधाई देने के लिए कोई ना कोई आता है। पहले तो सिया का रिज़ल्ट, उसके बाद गर्गी का रिज़ल्ट, उसके बाद बुलबुल भी बहुत होशियार और समझदार होती है और ये पीहू का भी यहाँ पर इस तरह से होता है। लेकिन दूसरी तरफ दुर्गा और अग्रसेन के घर में उनके बच्चे झगड़ा करना, ये करना, लड़ाई करना, इस तरीके का माहौल वहाँ पर चलता है। इसी वजह से नागदत्त पहले घर छोड़कर जाता है। थोड़े दिनों के बाद जो है अभय भी घर छोड़कर चला जाता है, अपना ही खुद का घर बनाता है। इस तरह से वहाँ पर इन बच्चों के दूर जाने की वजह से दुर्गा और उग्रसेन बहुत अकेले पड़ जाते हैं। अकेलापन का महसूस हो जाता है, बहुत ही टेंशन में रहते हैं। लेकिन फिर भी इन लड़कियों को, पड़ोस के लड़कियों को देखकर वो हमेशा खुशी से रहते हैं। ऐसे ही दिन बीतता जाता है। एक बार उग्रसेन जो है अपने बच्चों को घर बुलाता है और प्रॉपर्टी के को बंटवारे के बारे में बात करता है। बंटवारे के बारे में जब बात करते हैं तो बच्चे पहले तो इतनी जल्दी क्या है कि वो हमें बंटवारा सब नहीं चाहिए ऐसा बताते हैं, लेकिन सभी को एक साथ बंटवारा कर दिया जाता है, सिर्फ उनके अपने घर को छोड़कर। तब घर के बारे में उसे भी बंटवारा करने के बाद बात यहाँ पर चलती है। इसे सुनकर दुर्गा और उग्रसेन हैरान रह जाते हैं। उन्हें दुख भी होता है, लेकिन वहाँ पर बात को संभाल लेती है दुर्गा। बात को संभालते हुए नागदत्त, अभय और उनकी पत्नियों को यहाँ पर दुर्गा साफ साफ बता देती है कि जब तक हम जिंदा हैं तब तक ये घर बंटवारा नहीं होगा। घर का बंटवारा तो नहीं होगा, जब तक हम हैं तब तक नहीं होगा, ऐसा साफ साफ बताती है। और सभी लोग जो है अपने अपने घर चले जाते हैं। यहाँ तक कि बच्चे जब जाते हैं तो अपने माँ बाप से भी बताते नहीं हैं। इतना रूड बिहेवियर देखकर दुर्गा और उग्रसेन को आश्चर्य हो जाता है कि जिनके जन्म के टाइम में इन्होंने इतनी खुशियाँ मनाई थी, वही बच्चे आज इनसे दूर हो गए हैं। ये बात वहाँ पर उन्हें पता चलता है। दूसरे जगह पर यहाँ पर पीहू की बारी आ गई। यहाँ पर पीहू का जो रिज़ल्ट इतना अच्छा आता है कि उसे स्वयं गवर्नमेंट ही उसे बाहर भेजती है, पढ़ाई के लिए विदेश भेजता है। पीहू का तो मन नहीं करता विदेश जाने का, फिर भी लड़कियाँ, बाकी के बहनें जो है उसे समझा बुझा कर बाहर लेकर भेजते हैं। और सिया की शादी की बात भी बीच में होती है। सिया की शादी की बात यहाँ पर होती है तब एक अपना ही बिरादरी का सुसंस्कृत परिवार, उसमें भी अकेला लड़का जो रहता है उसी से शादी करवाना है, तब बच्चों को प्रॉब्लम नहीं होगी, ऐसा सोचकर भगवती एक बहुत ही अच्छा रिश्ता देखती है। सिया की शादी के बारे में दुर्गा और उग्रसेन से बात करते हैं, तब दुर्गा बताती है कि अकेले लड़का जो होता है उससे शादी कर कर क्या करोगे, अगर उसे कुछ प्रॉब्लम हुआ, कुछ चाहिए, ऐसा वैसा हुआ तो क्या करेगी वो बेचारी। इस तरह से उसे समझाती है और अपने घर का एग्जाम्पल भी देती है वहाँ पर। इस बात को देखते हुए भगवती भी समझ जाती है कि हाँ ये भी सही है, लेकिन सिया बार बार शादी से मना करती है, फ़ोटो देखने से भी मना करती है, लड़के से मिलने से भी मना करती है। इस बात को नोटिस करते हुए दशरथ को एक अंदाज़ा हो जाता है कि सिया किसी ना किसी को देख चुकी है, लेकिन फिर भी वो जज बनने के एग्ज़ाम के लिए ट्राई कर रही है। इस बात को बताकर वो मना कर रही है, इसीलिए वो थोड़ा बहुत टाइम देता है
लेकिन जब जज बनने के एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आता है तो ये क्वालिफाई नहीं होती है, थोड़े से मार्क्स में ये चूक जाती है। उसके बाद यहाँ पर शादी की बात आती है, तब वहाँ पर सिया अपने क्लासमेट तपन की बात करती है। उसकी शादी जो है वो वो शादी तपन से करना चाहती है, प्यार करती है, ये बात पता चलता है। भगवती तो पहले मना करती है कि अलग बिरादरी का है, अलग जाति का है, लेकिन दुर्गा और उग्रसेन बच्चे खुश रहेंगे यही अच्छी बात है ऐसा बताकर खुशी जहाँ पर है वहीं पर आगे बात करना चाहिए। जहाँ अगर वो हमारी मर्ज़ी से शादी कर अगर वो खुश नहीं रहेंगे तो उससे क्या होगा। अपनी बच्चों की खुशी हमें चाहिए, हमारे बच्चे खुश रहे यही अच्छी बात है। इस तरह से उसे समझाते हैं। बच्चों के खुशी के खातिर भगवती और दशरथ यहाँ पर मान जाते हैं। इस तरह से सिया और तपन की शादी धूमधाम से होती है। सिया और तपन की शादी के थोड़े ही दिन बाद सिया जो है गर्गी की बात करती है। यहाँ पर पता चलता है कि गर्गी एक अपने ही कॉलेज के एक लड़के से प्यार करती है, जो वो भी डॉक्टर है, तो पंजाबी है। इस बात से पहले तो भगवती परेशान हो जाती है, लेकिन बाद में मान जाते हैं और यहाँ पर दूसरी चिड़िया भी शादी कर चली जाती है। बहुत धूमधाम से इसका विवाह होता है। दोनों लड़कियों का विवाह होता है और भगवती की एक इच्छा रहती है कि उसकी किसी एक लड़की का तो शादी मैं अपने बिरादरी में करूँगी। तो ये इच्छा जो है आगे पूरी भी होती है जब बुलबुल की शादी होती है। बुलबुल की शादी जो है नरेंद्र नामक एक अपने ही बिरादरी के लड़के से किया जाता है। वो भी एक अकेला लड़का रहता है, इसीलिए उसकी शादी उससे होता है। सिया और गर्गी बहुत खुश रहते हैं, लेकिन बुलबुल का जो परिवार वहाँ पर है खुश नहीं रहता। हमेशा बुलबुल को सास ससुर परेशान करते रहते हैं, यहाँ तक कि उसका खुद पति भी वहाँ पर उसे परेशान करता है। ये बात पता चलकर सिया को बहुत गुस्सा आता है। सिया बुलबुल और घरवालों से बिना पूछे एक नोटिस नरेंद्र को भेजती है। नरेंद्र को जब नोटिस मिलता है तो वो पूरा का पूरा घबरा जाता है और भागते हुए दशरथ के घर में आता है। दशरथ उसे समझाने की कोशिश करता है और गर्गी भी उसे समझाने की कोशिश करती है कि अब कुछ नहीं होगा, ये सिया का डिसीजन है। अगर हम आगे कुछ बात करेंगे तो सिया हमें डांटेगी, हम कुछ नहीं कर सकते, तुम कोर्ट में ही आकर देखो जो कुछ भी देखना है। लेकिन वो कोर्ट नहीं जाना चाहता। उसके घर वाले भी बहुत परेशान होते हैं। हाथ पाँव जोड़ता है, पाँव पकड़ता है, उग्र से भगवती और दशरथ के पाँव पकड़ते हैं और भगवती और दशरथ वहाँ पर उग्रसेन और दुर्गा से भी बात करते हैं। गर्गी मना करती है। गर्गी के मना करने के बावजूद भी वहाँ पर दशरथ नरेंद्र से एक लेटर लिखने के लिए बताता है। उसमें बुलबुल को कभी परेशान नहीं करूँगा, इस तरह से सब वो लिख कर दशरथ को देता है और हम तुम्हारा जो नोटिस है वो वापस ले लेंगे, सिया को मैं समझा दूँगा, इस तरह से बताते हुए उसे भेज देते हैं। इस तरह से बाद में बुलबुल का भी घर परिवार बहुत ही अच्छे तरीके से रहता है। ऐसे ही दिन बीतता जाता है। पीहू भी पढ़ने के लिए बाहर चली गई है और दूसरी तरफ उग्रसेन और दुर्गा के घर में उग्रसेन दुर्गा अकेले पड़ जाते हैं। थोड़े ही टाइम में उग्रसेन का देहांत हो जाता है। उग्रसेन के देहांत होने के थोड़े ही दिन साल ऐसे ही बीत जाते हैं। बीत जाने के बाद दुर्गा भी वहाँ पर अकेली पड़ जाती है। अकेले अकेले रहते रहते वो भी एक दिन उसका भी देहांत हो जाता है। और दूसरी तरफ भगवती और दशरथ, एक दिन दशरथ भी ऐसे ही बीमार पड़ जाता है और दशरथ का भी देहांत हो जाता है। जो पीहू को बताए या ना बताए इस बारे में सोच विचार करते करते बाद में बताएंगे ऐसा डिसाइड करते हुए पीहू को भी कॉल में बताया जाता है। पीहू बहुत दुखी होती है। हर दिन रात वहाँ पर वो बैठकर अपने दादाजी को याद करती है और थोड़े दिनों के बाद उसकी छुट्टी जब होती है तब वो अपने घर वापस लौट कर आती। पूरी रास्ते भर वो आते वक्त अपने बहनों को लिपट कर रोती थी और घर आते ही भगवती अपनी दादी को लिपट कर वो रोना प्रारंभ करती है और पूरा दिन रात दादी के साथ ही वो समय बिताती है। ऐसे ही टाइम बीतता है। उसके जाने का टाइम आता है। वो फिर से उसे स्टडी के लिए वापस
लौट कर जाना होता है, तब भगवती उसे जी भर कर देखती है। क्या पता आगे तुम्हें मिलने का मौका मिले या ना मिले, ऐसा वो सोचती है। इस बात से परेशान होकर पीहू भी इसे दिल से ले लेती है और पीहू भी यही डरती रहती है और बहनें इससे मना कर वापस भेजती है। जो डर इसके दिल में था वो सच भी हो जाता है। थोड़े ही दिन में भगवती की मृत्यु हो जाती है। ये खबर पीहू को मिलता है, इतनी उदास होती है। पीहू छुट्टी का इंतज़ार करती है। उसी बीच में पीहू को ऑस्ट्रेलिया के एक बहुत बड़े कंपनी में बहुत ही अच्छे सैलरी का एक ऑफ़र भी आता है, लेकिन वो उसे ठुकराती है। लेकिन फिर भी वो कंपनी वाले कहते हैं आपको 1 हफ़्ता सोचने के लिए टाइम देते हैं, आप सोचिए, सोचने के बाद आप बताइए कि आप क्या करेंगे। ऐसा कहते ही ये पीहू वापस लौट कर घर आती है। घर आते वक्त वहाँ पर घर वाले बहुत खुश होते हैं और बातों बातों में यहाँ पर उस पीहू के जॉब के बारे में पता चलता है। उन्हें सभी को आश्चर्य होता है कि इतना बड़ा पैकेज का जो नौकरी इसने छोड़ दिया, लेकिन तुरंत पीहू के मुंह से निकल जाता है कि उन्होंने 2 हफ्ते का टाइम दिया है। तब वो तुरंत मेल करने के लिए बताते हैं और तुरंत ये मेल करती है। अपने घर वालों की देखभाल करूँगी, अपने माता पिता की देखभाल करूँगी, यही कहती रहती है। और ये बेटियाँ, बाकी के बहनें जो है उसे समझा बुझा कर उसे वापस ऑस्ट्रेलिया भेज देते हैं। ऐसे ही दिन बीतता रहता है। एक दिन पीहू जो है सडनली इंडिया आ जाती है। इंडिया आते वक्त भारत में वापस आती है, लेकिन क्यों आई है पता नहीं चलता। लेकिन ये सोचते हैं कि कहीं घूमने चलेंगे, इसीलिए शायद हमें लेकर जाने के लिए आई है। सभी को एक बस में बैठने के लिए बताती है। सब लोग एक जगह पर जाते हैं, जहाँ पर बस रुकता है उसे देखकर जो है रूपेश और जयंती दंग रह जाते हैं। रूपेश और जयंती को इतना डर लगता है कि वो क्या था, वो ऐसा प्लेस था जहाँ से इस बच्चे को अडॉप्ट किया गया था। पीहू वहाँ पर जाती है। वहाँ पर जाकर वहाँ के मैनेजर से, केयर टेकर से मिलती है। मिलने के बाद वहाँ पर उन्हें बहुत बड़ी रकम देती है। रकम देने के बाद वो अपने बारे में जब बताती है और तब पता चलता है कि उन्हें भी वो वही की लड़की है जो ऑस्ट्रेलिया में आज बहुत बड़े कंपनी की सीईओ है। ये बात पता चलकर वहाँ के लोगों को बहुत खुशी होती है। जब वो छोटी थी उस टाइम में जो दाई उन्हें उसकी देखभाल कर रही थी, वो दाई भी वहाँ पर रहती है। वो भी देखकर बहुत खुश हो जाती है और वहाँ के अनाथ आश्रम वालों को बहुत खुशी होती है कि उनके अनाथ आश्रम से जिस बच्ची को उन्होंने विदा किया था वो आज एक बहुत बड़े पोजीशन में है और वही बच्ची आज वापस आकर जो है इन्हें डोनेशन दे रही है। वो भी छोटा मोटा अमाउंट नहीं, बहुत बड़ा अमाउंट। और वो वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की कंपनी के साथ एक तरह से टाई अप भी करते हैं। हर साल इस उसके कंपनी से इन्हें अमाउंट भेज दिया जाता है। वापस आकर माता पिता को समझाकर वो वापस ऑस्ट्रेलिया चली जाती है। ऑस्ट्रेलिया जाकर थोड़े टाइम के बाद वहीं पर रहने वाले एक लड़के से वो शादी कर लेती है। जैसे दुर्गा और उग्रसेन के घर में एक तरह से माहौल साइलेंट हो जाता है। उनके बच्चे जो है उस घर को बेचने के फितूर में रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ भगवती और दशरथ के जाने के बाद भी बलवंत, रूपेश, रेवती और जयंती को उनकी बेटियां जो है कभी अकेला नहीं रहने देती। कोई ना कोई आते जाते रहते हैं, कोई ना कोई माता पिता, चाचा चाची का देखभाल करते रहते हैं। और पीहू भी जो है हर साल आकर 1 महीने यहीं पर रुककर अपनी बहनों के साथ, अपने घर वालों के साथ, अपने फैमिली के साथ बहुत ही हंसी खुशी टाइम स्पेंड करती है। इस तरह से ये कहानी यहीं पर ख़त्म होता है। भगवान दास मोरवाल जी इस कहानी के माध्यम से यहाँ पर बेटियों के महत्व को समझाने की कोशिश करते हैं। हमारे समाज में आज भी बेटियों के बजाय बेटों को प्रधानता दी जाती है, मगर हम यह भूल जाते हैं कि समय आने पर बेटियां ही सुख दुख में सबसे अधिक काम आती है। यह उपन्यास इसी बेटी के महत्व का
व्याख्या देती है। एक ऐसा व्याख्या जिसकी अंतर्ध्वनि आदि से अंत तक गूंजती रहती है। भारतीय समाज में बेटी को पराया धन माना जाता है, ऐसा पराया धन जिसे विवाह के समय वधू के रूप में उसे वर रूपी लगभग एक अपरिचित व्यक्ति को दान स्वरूप सौंप दिया जाता है। मगर हम भूल जाते हैं कि दान बेटी का नहीं, धन या पशु का किया जाता है। बेटी को तो सिर्फ अपने घर से उसके नए जीवन के लिए विदा किया जाता है। विवाह उपरांत घर से बेटी के विदा होने की व्यथा क्या होती है, उसे उस घर के माता पिता और उसके दादा दादी ही जानते हैं। उसकी कमी उस विलुप्त होती गौरैया की तरह रह रह कर महसूस होती है, जिसकी चहचहाहट से घर, आंगन और उसकी मुखिया गूंजती रहती है। इसीलिए बेटियां तो उस ठंडे झोंके की तरह होती है जो अपने माता पिता पर किसी भी तरह के दुख या संकट आने की स्थिति से सबसे अधिक सुकून भरा सहारा प्रदान करती है। इस प्रकार भगवान दास मोरवाला जी ने समाज में हो रहे इस मुद्दे पर, यानी कि ये भी एक बहुत ही प्रमुख विषय है, हमारे समाज में आसपास होता ही रहता है, इसे बहुत ही सुंदर ढंग से यहाँ पर इस उपन्यास के माध्यम से बताया है। तो हमेशा हमें ये बात ध्यान में रखना है कि बेटा और बेटी एक समान होते हैं। जिस तरह से बेटों का महत्व है, उसी तरह से बेटियों का भी महत्व होता है अपने जीवन में। बेटा जिस तरह से अपना जीवन चलाना चाहता है, जिस शैली में जीवन बिताना चाहता है, उसी शैली में बेटियों का भी जीवन बिताना आवश्यक है। वो ये ज़रूरी भी है, ये बात हमें जानना चाहिए। बेटियों का जन्म एक तरह से बोझ है, वो हमेशा पराया धन होती है, उसे दूसरे के घर में भेजना पड़ता है। इस तरह का सोच विचार अपने मन से, हमारे मन से निकालना बहुत ही आवश्यक है। इसी संदेश को देते हुए यहाँ पर भगवान दास मोरवाल जी इस उपन्यास को लिखते हैं। धन्यवाद।